हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमने डिस्कस किया था गोल्डन राइस के बारे में, फ्लेवर सेवर टमाटो के बारे में, हमने बात किया था बीटी कॉटन के बारे में, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट क्या होते हैं, बीटी कॉटन होते हैं। बीटी कॉटन में हमने डिस्कस किया था कि क्राइजीन होता है, क्राइजीन एक टॉक्सिन बनाता है जो कि प्रोटॉक्सिन के रूप में प्लांट के अंदर मौजूद आता है। उसको जब क्या इंसेक्ट खा लेते हैं तो उनके मिडगट में जाकर एक्टिव हो जाता है और जिससे उनके एपिथेलियम में पोर हो जाता है और हमारा इंसेक्ट जो होता है वो डाई हो जाता है। ये तो होता है, बात हो गई थी बीटी कॉटन के बारे में या फिर बीटी रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो है निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में है। निमेटोड क्या होते हैं? ये भी एक तरह के इंसेक्ट ही होते हैं। ये प्लांट के रूट में जाकर लग जाते हैं, प्लांट के रूट को खा लेते हैं जिससे कि प्लांट जो हो जाता है ये डाई हो जाता है। अगर हम बात करें निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट की, निमेटोड पैरासाइट काज डिजीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ये कभी कभी ह्यूमन बीइंग के अंदर भी क्या रहते हैं, एज ए पैरासाइट आते हैं। ह्यूमन के इंटेस्टाइन में निमेटोड क्या होते हैं, स्कैरिस जो है एक तरीके का निमेटोड है, ये एज ए पैरासाइट रहते हैं और क्या काज करते हैं, ह्यूमन के अंदर डिजीज काज करते हैं और साथ में प्लांट के अंदर भी करते हैं। ये निमेटोड मिलेडोगाइनी इनकॉग्निसिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिलेडोगाइनी इनकॉग्निसिया एक तरह का निमेटोड क्या काम करता है, इनफेक्ट द रूट ऑफ ए टोबैको प्लांट एंड काज ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। ये क्या काम करता है कि जो टोबैको का प्लांट होता है उसके रूट में लग जाता है और रूट को क्या कह देता है, ये खा जाता है, जिससे कि टोबैको का जो प्लांट होता है ये सूख जाता है और उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, यील्ड कम हो जाता है। इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, टू प्रिवेंट दिस निमेटोड ए नोवल टेक्निक स्ट्रेटेजी वाज एडॉप्टेड एंड कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस या फिर आरएनएआई टेक्निक। इससे बचाने के लिए हमने एक निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट बनाया है जिसको कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। किस मेथड से? आरएनए इंटरफेरेंस मेथड से। इसको नाम देते हैं नोवल स्ट्रेटेजी, नोवल टेक्निक या फिर नोवल स्ट्रेटेजी। ये है, इसकी वजह से क्या हुआ कि टोबैको का जो क्रॉप था उसमें बहुत अच्छा रिवोल्यूशन आया और उससे उसका प्रोडक्शन बढ़ गया। आरएनए इंटरफेरेंस इज प्रोसेस ऑफ जीन साइलेंसिंग। ये किसका प्रोसेस है? जीन साइलेंसिंग का प्रोसेस है। कैसे होता है अभी हम बात करते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ये किसमें होता है? जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एज ए सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म की तरह मौजूद होता है। जैसे प्रोकैरियोट के अंदर क्या था, हमारा आरई था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, वो भी डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता था। ऐसे यूकैरियोटिक के अंदर आरएनएआई जो होता है सेलुलर मैकेनिज्म की तरह काम करता है, सेलुलर डिफेंस की तरह काम करता है। अब ये कैसे होता है इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे एक प्लांट है, ये टोबैको का प्लांट है। अब टोबैको के प्लांट में क्या करते हैं, जो निमेटोड होता है, मिलेडोगाइनी इनकॉग्निसिया निमेटोड होता है, वो जाके इसके रूट को खाने लगता है। इसके रूट को खाएगा, जब रूट को खाएगा ये प्लांट सूख जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस प्लांट के अंदर एक आर्टिफिशियल जीन ट्रांसफर करते हैं। प्लांट के अंदर आर्टिफिशियल जीन ट्रांसफर करते हैं। ये जो आर्टिफिशियल जीन होता है इसमें दो स्टैंड होते हैं, एक हम ट्रांसफर करते हैं सेंस स्टैंड और एक ट्रांसफर करते हैं एंटी सेंस। दोनों में क्या करते हैं, प्रमोटर को एक्सचेंज कर देते हैं, जिससे क्या होगा, यहां से जो बनेगा वो सेंस आरएनए बनेगा, इससे इस आरएनए से जो बनेगा ये एंटी सेंस आरएनए बनेगा। एक डीएनए है, इस डीएनए से बना सेंस आरएनए, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रमोटर को चेंज कर दिया, जिससे यहाँ पे जो आरएनए बनता है वो इसका जस्ट क्या होता है, कंप्लीमेंट्री होता है या फिर अपोजिट होता है। इसको कहते हैं एंटीसेंस आरएनए। ये मैंने पहले भी सिखा चुका हूं। अब यहाँ पे जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होते हैं ये आपस में जाकर जुड़ जाते हैं। अब ये बन गया डबल स्टैंड आरएनए, ये बन गया डबल स्टैंड आरएनए। ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही है, ये प्लांट सेल के अंदर हो रही हैं, प्लांट सेल के अंदर हो रही हैं। हमने एक आर्टिफिशियल डीएनए लिया, इस आर्टिफिशियल डीएनए के क्या किया, जब यहां से आरएनए बना, एक बना सेंस आरएनए और दूसरा जो आर्टिफिशियल डीएनए हमने लिया था वहां से बना एंटीसेंस आरएनए। ये दोनों आरएनए आपस में जाके जुड़ गए, बन गया डबल स्टैंड आरएनए।
ये जो डबल स्टैंड आरएनए होता है, यहाँ पे एक एंजाइम आता है डाइसर सेकंड। ये डाइसर सेकंड क्या काम करता है कि ये जो डबल स्टैंड आरएनए बना है इसके फ्रेगमेंट कर देता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट। जब फ्रेगमेंट हो गया, अब यहाँ पे एक और एंजाइम आता है रिस्क, RISC। ये रिस्क एंजाइम क्या काम करता है, यहाँ पे जो डबल स्टैंड आरएनए है इसको फिर सिंगल स्टैंड आरएनए बना देता है। ये जो डबल स्टैंड आरएनए बना है हमारा, इसको सिंगल स्टैंड आरएनए में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कर देता है ये हमारा सिलेबस में नहीं है, बस काम आपको ये क्या याद रखना है, डाइसर सेकंड क्या काम करता है, डबल स्टैंड आरएनए के फ्रेगमेंट को फ्रेगमेंट में तोड़ देता है। और रिस्क क्या काम करता है कि इस जो डबल स्टैंड आरएनए के फ्रेगमेंट बने हैं इनके एक स्टैंड को यहाँ पे डिजॉल्व कर देता है और सिंगल स्टैंड आरएनए बन जाता है। ये सिंगल स्टैंड आरएनए क्या होता है कि अब यहाँ पे जैसे ये है प्लांट के सेल में ये सारे काम हुए। अभी तक जो हमने बात किया था कि सिंगल स्टैंड आरएनए बना, ये सारे किस में हुए, प्लांट सेल के अंदर हुए। अब प्लांट सेल को जब निमेटोड खाएगा, अब निमेटोड क्या करता है, जैसे कि ये प्लांट सेल है, ये कोई प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल में यहाँ पे क्या हुआ, निमेटोड आया, निमेटोड आया। ये निमेटोड इसके जो साइटोप्लाज्म है उसको सक करेगा। निमेटोड क्या करेगा, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को सक करेगा। अब प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हुआ है, सिंगल स्टैंड आरएनए बन गए हैं। रिस्क की मदद से क्या हुआ, सिंगल स्टैंड आरएनए बन गए हैं। अब ये सिंगल स्टैंड आरएनए क्या करेगा, इसके साइटोप्लाज्म के साथ इसके अंदर चला जाएगा। अब निमेटोड में क्या होता है, निमेटोड में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो उनको जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो निमेटोड को जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रोटीन क्या होगा, वो प्रोटीन निमेटोड के अंदर नहीं बनेगा तो निमेटोड मर जाएगा। जैसे कि ये निमेटोड है, ये निमेटोड का सेल है। इस निमेटोड सेल के अंदर कुछ ऐसे डीएनए होते हैं, ऐसे जीन होते हैं जिससे जो प्रोटीन बनता है, ये प्रोटीन निमेटोड को जिंदा रखने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये प्रोटीन नहीं बना तो ये क्या होगा, निमेटोड मर जाएगा। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जो हमने आर्टिफिशियल डीएनए लिया है, हमने आर्टिफिशियल डीएनए लिया था, यहाँ पे जो आर्टिफिशियल डीएनए लिया है ये इसी प्रोटीन का क्या होता है, इसी डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसी का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, आर्टिफिशियल होता है। हम क्या करेंगे, अब यहां से आरिस्क क्या हुआ, सिंगल स्टैंड फ्रेगमेंट आरएनए बन गया। अब ये क्या होता है, किसके अंदर जाता है, निमेटोड के अंदर जाता है। जब निमेटोड सक करता है तो उसके अंदर चला जाता है। अब वहां पे जाएगा, उसके अंदर पहले से ही टारगेट जीन है जो हमें क्या करना है, जिस जीन को हमें साइलेंस करना है। अगर हम इसी जीन को साइलेंस कर देंगे कि इससे क्या हो, प्रोटीन ना बने, तो निमेटोड प्लांट पे लगेगा नहीं। जब निमेटोड प्लांट पे नहीं लगेगा, मर जाएगा, तो हमारी फसल बच जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि ये जो सिंगल स्टैंड आरएनए बना है ये चला जाता है निमेटोड के अंदर। निमेटोड के अंदर क्या होगा, यहाँ डीएनए से उसके आरएनए बना। जैसे ही आरएनए बनता है, ये सिंगल स्टैंड फ्रेगमेंट जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि हमने जो टारगेट जीन में लिया था, हमने आर्टिफिशियल लिया था, ये आर्टिफिशियल इसी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये जाके इससे बाइंड हो जाएगा। जब यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ये बन जाएगा डबल स्टैंड आरएनए। निमेटोड के अंदर क्या बन गया, डबल स्टैंड आरएनए। जब डबल स्टैंड आरएनए बन जाएगा तो आपको पता है डबल स्टैंड आरएनए आगे प्रोटीन नहीं बना पाता है, आगे ट्रांसलेशन नहीं कर पाता है, तो आगे प्रोटीन नहीं बनेगा। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो जो निमेटोड है वो जिंदा नहीं रह पाएगा और क्या होता है, वो मर जाएगा। यही होता है आरएनए इंटरफेरेंस या फिर जीन साइलेंसिंग। हमने क्या किया, इस जीन को, प्रोडक्ट को ही साइलेंस कर दिया, इसके प्रोडक्ट को ही नहीं बनने दिया। यही होता है आरएनए इंटरफेरेंस। यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बना, एंटीसेंस आरएनए हुआ। एंटीसेंस का आरएनए का क्या होता है, यहाँ पे फ्रेगमेंट हो जाता है और
ये आगे जाके ट्रांसलेशन नहीं बन पाता है, ट्रांसलेशन नहीं कर पाता है। ये होता है निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन वेयर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। हम क्या करते हैं एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की मदद से क्या करते हैं स्पेसिफिक जीन को, कौन से स्पेसिफिक जीन जो हमें साइलेंस करना है उसको हम किसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, टोबैको प्लांट के अंदर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की बात हमने की थी, ये किसके लिए होता है, ये डाइकॉट प्लांट के लिए होता है। टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट दे प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन दी होस्ट सेल। हम ऐसा करते हैं कि जो डीएनए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेंस आरएनए भी बनाए और एंटीसेंस आरएनए बनाए। कैसे बनाएगा, एक में सेंस में क्या करते हैं प्रमोटर को एक जगह रखते हैं, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं प्रमोटर के पोजीशन को एक्सचेंज कर देते हैं। दीज टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों आरएनए क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ताकि आपस में क्या हो जाए बाइंड हो जाए टू ईच अदर एंड फॉर्म डबल स्टैंड आरएनए। क्या करते हैं आपस में डबल स्टैंड आरएनए बना देते हैं। दैट इनिशिएटेड आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई। क्या करते हैं इसी को आरएनए आई या फिर आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। दस आरएनए साइलेंसिंग द स्पेसिफिक आरएनए ऑफ निमेटोड। इससे क्या होता है कि हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक से क्या करते हैं एक स्पेसिफिक डीएनए को, ये स्पेसिफिक जीन को हम साइलेंस कर देते हैं, किसका, निमेटोड का। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें द कॉन्सिक्वेंसेस वाज दी दैट दी पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव। जिससे क्या होता है अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो पैरासाइट क्या होता है सर्वाइव नहीं कर पाता है। यहाँ पे आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखना है। निमेटोड के लिए क्या होता है आरएनए आई टेक्निक होता है, एक नोवेल टेक्निक है। नोवेल टेक्निक क्यों, क्योंकि इसकी मदद से हम क्या करते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये होता है एक नोवेल टेक्निक। किसकी मदद से करते हैं, आरएनए आई इंटरफेरेंस की मदद से करते हैं, और इसमें क्या होता है डबल स्टैंड आरएनए बन जाता है। यही इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और कौन सी बैक्टीरिया का यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन। अभी तक हम बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, ये इतने थे एग्रीकल्चर के फील्ड में। हमने अब नेक्स्ट बात करेंगे कि मेडिकल के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करेंगे। आता है फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन। हम मेडिसिन बनाने में भी क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, मेडिसिन फॉर्म बाई आरडीएनए टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन या फिर थेरेप्यूटिक ड्रग। इसमें हम क्या करते हैं किसी एक स्पेसिफिक जो पैथोजन है उसका हम जो करते हैं कि जीन को निकालते हैं, उस जीन के लिए हम आर्टिफिशियल जीन बनाते हैं। एक हमने क्या किया, कोई पैथोजन है, पैथोजन के अंदर कोई जीन प्रेजेंट है जो क्या काज करता है, ये डिजीज को काज करता है। अभी से क्या हम क्या करेंगे, इसका एक आर्टिफिशियल जीन बनाएंगे, बाहर से आर्टिफिशियल जीन बनाएंगे। इस आर्टिफिशियल जीन को हम क्या करेंगे ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, या फिर हम उसका क्या बनाएंगे वैक्सीन बना लेंगे। तो ऐसे होते हैं हम कि मेडिसिन के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन आर प्योर एंड मोर एफिशिएंट हैव लेस साइड इफेक्ट। हम क्या करेंगे कि एक जो पैथोजन है उसके स्पेसिफिक के लिए क्या बना रहे हैं मेडिसिन बना रहे हैं, तो क्या करता है जाके केवल उसी पैथोजन पे क्या काम करता है, तो इसका साइड इफेक्ट भी कम होता है। ये किसी और दूसरे सेल पे एक्ट नहीं करेगा तो साइड इफेक्ट नहीं होगा। और मोर स्पेसिफिक जिसके लिए हम बना रहे हैं उसी पे ये काम करेगा, इसलिए मोर स्पेसिफिक भी होता है और प्योर भी होता है क्योंकि हम आर्टिफिशियल डीएनए से बना रहे हैं। एट प्रेजेंट about 30 recombinant therapeutics have been approved for the human world over। पूरे विश्व में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लगभग 30 मेडिसिन ऐसे हैं जो कि किससे बनाए गए हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए गए हैं। बनाए तो बहुत गए, ये इतने क्या हैं अप्रूव हो गए हैं और ये यूज हो रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर पूरे विश्व में। लेकिन अगर इंडिया में बात करें तो 12 ऐसे ड्रग्स हैं जो कि इंडिया के अंदर मार्केट किए जाते हैं या फिर इंडिया के अंदर बेचे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व में कितने ऐसे मेडिसिन है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए गए हैं तो 30 हैं, उनको अप्रूवल मिल गया है। लेकिन इंडिया के अंदर केवल 12 को ऐसा है कि अप्रूवल मिला है और उनको हम मार्केट में बेच सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें कि क्या क्या हम बना सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से मेडिसिन में। ह्यूमन इंसुलिन, आपको पता है पहले दिन से हम बात कर रहे हैं ह्यूमन इंसुलिन की। ह्यूमन इंसुलिन क्या है? एक तरीके का हम ह्यूमन इंसुलिन किसके लिए उपयोग करते हैं? डायबिटीज पेशेंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का उपयोग भी करते हैं शॉर्ट स्टेचर पीपल जो होते हैं उनके अंदर करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो कॉम्प्लान है, बॉर्नवीटा है, उसका क्या है ह्यूमन, उसमें ग्रोथ हार्मोन होता है। वो भी क्या काम करता है? जो लोग छोटे हैं 60 पोस्चर के होते हैं उनको 60 पोस्चर पीपल के लिए होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन क्या काम करता है? जिसके अंदर रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है उसको दिया जाता है। वो भी किसके मदद से बनाया जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्लॉटिंग फैक्टर 8th एंड 9th। जो 8th एंड 9th क्लॉटिंग फैक्टर होता है ये किसके अंदर नहीं बनता है? हीमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 नहीं बनता है। इसको भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियली बनाते हैं और जो हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरफेरान, इंटरफेरान एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दवा होता है। आपको पता होगा एम्फाइसमा, एम्फाइसमा भी एक तरह का क्या है? वायरल इन्फेक्शन है, उसको ठीक करने के लिए इंटरफेरान का यूज करते हैं। कैंसर के यूज के लिए भी आजकल हम बहुत सारे क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे ड्रग्स को बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैक्सीन, आजकल जितने भी वैक्सीन लगभग बनते हैं वो सारे के सारे इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जाते हैं। अगर उसमें मेन एग्जांपल पूछे हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा ये इसका मेन एग्जांपल है। हेपेटाइटिस बी ये किसकी मदद से बनाया जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाता है। ये तो बात हो गई यूज इन मेडिसिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन कि इंसुलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर हम इंसुलिन की बात करें ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल में बनता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जब हमारे बीटा सेल में क्या होता है इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है तो हमारा ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसको नाम देते हैं डायबिटीज मेलाइटस या फिर कहते हैं कि शुगर हो गया। इसको हम कैसे बनाएंगे? जिस पेशेंट को क्या हो जाता है शुगर हो जाता है, डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं बाहर से इंसुलिन देते हैं, जिससे क्या होता है उसका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होता है। प्रोटीनियस हार्मोन होता है कंटेन 51 अमीनो एसिड, ये 51 अमीनो एसिड का बना होता है। यूज की बात करें कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। डिफिशियंसी से क्या होता है डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है, जिसको शुगर भी कहते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें इंजेक्ट इंसुलिन सबक्यूटेशनली, हम क्या कहते हैं सबक्यूटेशनली इसके इंसुलिन के इंजेक्शन को देते हैं। सबक्यूटेशनली क्यों देते हैं? क्योंकि अगर हम क्या करेंगे अचानक से ब्लड में हमें इंसुलिन के इंजेक्शन को दे देंगे तो इंसुलिन अचानक से पूरे ब्लड में फैल जाएगा और वहां पे जितने भी शुगर लेवल है वो पूरे के पूरे सेल के अंदर चले जाएंगे और वहां पे हो जाता है इंसुलिन शॉक और आदमी की मृत्यु भी हो जाती कई बार। इसलिए हमें अपने जो स्किन होता है स्किन के नीचे धीरे से लगाते हैं पेट के अंदर, तो धीरे धीरे वो क्या होता है ब्लड में जाता रहता है और हमारा जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ये कई बार पूछा भी जाता है कि उसको ब्लड के अंदर क्यों नहीं देते, वहां पे आ जाता हो जाएगा इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक क्या होता है? हमने अचानक से ब्लड के अंदर दिया, अचानक से ब्लड के अंदर क्या हो गया इंसुलिन पहुंच गया। जैसे इंसुलिन ब्लड के अंदर पहुंचेगा ये क्या काम करेगा ब्लड में जितने भी शुगर लेवल हैं इसको सेल के अंदर पहुंचा देगा। जब ब्लड के अंदर कोई शुगर नहीं रहेगा ये हमारे ब्रेन को क्या होगा ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा। अगर हमारे ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिला हमारा ब्रेन डेड हो जाएगा, इसको कहते हैं इंसुलिन शॉक। कई बार होता है कि कुछ कंट्री हैं जैसे कि पोलैंड वगैरह हो गया, हॉलैंड हो गया, यहाँ पे जब किसी पेशेंट को बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है तो अगर उसके परिवार वाले कहते हैं कि इनको हम नहीं रखना है या फिर वहां पे हो जाता है ना कि अभी इनको नहीं बचा सकते, इनको रखने का कोई मतलब नहीं है, ये कोमा में है ऐसे ही रहेंगे, तो परिवार वाले क्या कहते हैं कि उनको मार दें। तो डॉक्टर के वहां पे क्या करते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। ये वहां पे लीगल है जैसे कि हॉलैंड और पोलैंड जैसे कंट्री में।
जिसको कहते हैं इच्छा मृत्यु उनको दे दिया जाता है। अर्लियर इंसुलिन यूज्ड फॉर द डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लेज्ड कैटल एंड पिग्स। पहले क्या होता था कि जो इंसुलिन होता था, इंसुलिन को जो पिग होते हैं और कैटल बछड़े होते हैं उनके पैनक्रियाज से एक्सक्रेट किया जाता था और पेशेंट के अंदर लगाया जाता था। लेकिन वहाँ पे क्या होता कि अगर पिग से हम निकाल लें या फिर बछड़े के अंदर से हम निकाल लें तो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी होती थी, जिसके कुछ पेशेंट के अंदर एलर्जी हो जाती थी। उसकी वजह से हम क्या करें, इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स काज सम पेशेंट टू एलर्जी क्या करता था कि ये हम एनिमल के अंदर से निकाल रहे हैं और दूसरे एनिमल के अंदर लगा रहे हैं। एक तरीके का सेल ही तो है, एक तरीके का एंजाइम ही तो है। तो हमारा जो सेल होता था या फिर पेशेंट का सेल होता था एज ए फॉरेन ऑब्जेक्ट इसको ट्रीट करता था, जिससे उससे के अंदर क्या हो जाता था, एलर्जी हो जाता था। नाउडेज इंसुलिन प्रोड्यूस बाय यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी। लेकिन अब क्या करते हैं, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन को बनाई जाती है। ये क्या होता है, प्योर होता है और कोई एलर्जी कॉज नहीं करता है। अब कैसे बनता है कि इसके अंदर बीटा सेल के अंदर कैसे इंसुलिन बनता है, इसकी अगर हम बात करें, बीटा सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर 11 पे एक जीन लगा होता है, क्रोमोसोम नंबर 11। क्रोमोसोम नंबर 11 पे जीन लगा होता है जो क्या बनाता है, इंसुलिन को बनाता है। यहां से 3 तरह के पेप्टाइड चेन बनते हैं। 3 तरह के क्या होते हैं, पेप्टाइड चेन। पहले एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बना। इस एमआरएनए से क्या होता है, 3 तरीके का पेप्टाइड चेन बनता है। तीन तरीके का क्या होता है, पेप्टाइड चेन बनता है। ये पेप्टाइड चेन आपस में किससे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसको नाम देते हैं प्रो इंसुलिन। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ए बी सी 3 चेन होते हैं, इसको नाम देते हैं प्रो इंसुलिन या फिर इनएक्टिव इंसुलिन। ये क्या होता है, फिर जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। आपको पता है ईआर के अंदर क्या होता है, ईआर और गोल्गी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन होता है। वहां से जो सी पेप्टाइड है ये कट के अलग हो जाता है और बचता है ए और बी। ए और बी क्या होता है, ए और बी प्रो इंसुलिन। जो ए और बी होता है इसको नाम देते हैं मैच्योर इंसुलिन। क्या नाम देते हैं, मैच्योर इंसुलिन है। ये मैच्योर इंसुलिन जो होता है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ये है प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन में क्या होता है, 3 स्टैंड होते हैं, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ए बी सी। इसको नाम देते हैं ए है बी, ए है सी। यहाँ पे क्या होता है, सी पेप्टाइड जो है वो कट होके अलग हो जाता है। किसके अंदर, हम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाता है उसके अंदर ये मैच्योर होने के लिए वहां पे अलग हो जाता है और ए और बी आपस में जुड़े रहते हैं। किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। इसको कहते हैं इंसुलिन। अब इंसुलिन को क्या होता है, इंसुलिन जो हमारा है, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम कैसे बनाते हैं, द मेन challenge for the production of insulin using rDNA technique was getting insulin assembled into mature form। क्या करना था, हम बना सकते थे क्या कर, पहले आर्टिफिशियल डीएनए लेते ए और बी, उसको क्या करते, अलग से ए को अलग, एक पेप्टाइड को अलग बनाते और बी पेप्टाइड को अलग बनाते। लेकिन ए और बी को आपस में जोड़ते कैसे, हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी। हम ये कर सकते थे कि ए पेप्टाइड लेते, उसको एक बैक्टीरिया के अंदर, एक ही इकोलाई के अंदर ट्रांसफर करते, वहां से हमें क्या मिल जाता है, ए पेप्टाइड मिल जाता था। एक दूसरे बैक्टीरिया के अंदर हम क्या करते, बी पेप्टाइड को ट्रांसफर करते, वहां से हमें बी पेप्टाइड मिल जाता है। लेकिन इनको हम आपस में जोड़ते कैसे, डाइसल्फाइड, यही हमारे लिए चैलेंजिंग था। तो
सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि हम मैच्योर इंसुलिन कैसे बनाते हैं। मैच्योर इंसुलिन कैसे बनेगा, जब ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, मैच्योर इंसुलिन। इन 1983 फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन फॉर्म्ड बाय इली लिली कंपनी, एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम है इली लिली कंपनी। इन्होंने 1983 में सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था आर्टिफिशियली। कैसे बनाया था, इली लिली प्रिपेयर्ड 2 डीएनए सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी। इन्होंने क्या किया, डीएनए ए को बनाया और डीएनए बी को बनाया। चेन फ्रॉम ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस इनटू द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई टू प्रोड्यूस human insulin chain. Chain A and B were produced separately and extracted and combined by creating disulfide bond to human insulin. इन्होंने क्या किया, ह्यूमन इंसुलिन लिया, ह्यूमन जीन लिया इंसुलिन का, उसमें से क्या किया, सीक्वेंस निकाला कि पेप्टाइड ए का सीक्वेंस क्या है और पेप्टाइड बी का सीक्वेंस क्या है। इसको आर्टिफिशियली बनाया और ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। क्या किए, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिए। ई कोलाई के अंदर अलग से बनाई पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी। इस तरीके से पेप्टाइड ए बन गया और यहाँ पे पेप्टाइड बी बन गया। इस पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी को इन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में लिया, इसके अंदर डाल दिया और ऊपर से क्या किया, डाइसल्फाइड को डाल दिए। अब ये जो दोनों जब आपस में जाएंगे तो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है। इन्होंने क्या किया, ए को अलग बनाया, बी को अलग बनाया, इसको एक टेस्ट ट्यूब में लिया, वहां पे सल्फाइड बॉन्ड को बना दिया है, अलग से सल्फाइड बॉन्ड को डाला और यहाँ पे सल्फाइड बॉन्ड बन गया। तो दोनों स्टैंड आपस में जुड़ गए। यही तो हमारा क्या होता है, मैच्योर इंसुलिन होता है। क्या होता है, मैच्योर इंसुलिन होता है। किसने बनाया था सबसे पहले, इली लिली कंपनी ने 1983 में। कहाँ की थी, ये अमेरिकन कंपनी थी। ये तो बात हो गई फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की मदद से हम कैसे इंसुलिन को बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जीन थेरेपी। अगर हम मेडिकल यूज की बात करें तो हमारा नेक्स्ट है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है, जीन थेरेपी में डेवलप ट्रीट दी सम हेरिडिटी डिजीज सच एज स्किड हीमोफीलिया। हम ये जीन थेरेपी में करते हैं कि जैसे कि एक कोई ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल के अंदर पता चल गया कि पहले इसको कोई बीमारी है। अब हम क्या करते हैं, रेट्रोवायरस को लेते हैं, उसमें हम अपना डिजायर जीन डालते हैं, जो जीन हमें जरूरत है। वो क्या काम करता है, एम्ब्रियो में या फिर बोन मैरो में जाके अटैच हो जाता है, जिससे वो हमारा डिजायर जीन वहां पे ट्रांसफर हो जाता है। उससे जो बीमारी हुई है वो ट्रीट हो जाती है। जीन आर इंसर्टेड इन पर्सन का सेल्स एंड टिश्यू टू ट्रीट ए डिजीज। इसमें क्या काम करते हैं, जो जीन हमें डिजायर जीन चाहिए उसको हम पर्सन के अंदर डाल देते हैं। किसकी मदद से, रेट्रोवायरस की मदद से। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू ए 4-year गर्ल। जो सबसे पहले जीन थेरेपी की गई थी एक 4 साल की बच्ची के अंदर की गई थी 1990 में। उसको क्या था, एडीए जीन की डिफिशियंसी थी। एडीए जीन स्किड में होता है। एडीए जीन स्किड में क्या होता है कि एडीए जीन नहीं बनता है। एडीए जीन से क्या होता है, दिस इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है एडीए जीन। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन म्यूटेशन। ये क्या होता है, इसके जीन में म्यूटेशन हो जाता है जिससे जीन डिलीट हो जाता है। एडीए जीन हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। सबसे पहले किस में किया गया था जीन थेरेपी, एक 4 साल की बच्ची के अंदर 1990 में। किस चीज की डिफिशियंसी थी, एडीए डिफिशियंसी थी। हम कौन कौन सी बीमारी ठीक कर सकते हैं, जैसे कि स्किड हो गया और हीमोफीलिया हो गया। कैसे किए थे जीन थेरेपी, हमने लिया जीन ऑफ एडीए जीन को लिया, इससे एमआरएनए बना। नॉर्मल क्या होता है, एडीए जीन से एमआरएनए बना, एडीए एंजाइम बनता है। एडीए एंजाइम मैच्योर हो क्या काम करता है, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से टी लिम्फोसाइट जब बनेगा, टी लिम्फोसाइट क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो एडीए जीन है
इसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, इसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन से एडीए जीन क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, वहां से हट जाता है। जब जीन हट जाएगा तो क्या होगा, एमआरएनए नहीं बनेगा। जब एमआरएनए नहीं बनेगा तो एडीए एंजाइम नहीं बनेगा। जब एडीए एंजाइम नहीं बनेगा तो हमारा जो टी लिम्फोसाइट है वो मैच्योर नहीं होगा, और जब टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो क्या होगा, हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। ये तो होता है जीन थेरेपी। अब इसमें हम क्या काम करते हैं कि बाहर से एडीए जीन लेते हैं, उसको रेट्रोवायरस की मदद से क्या करते हैं, अंदर बोन मैरो के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। जब बोन मैरो के अंदर एडीए जीन चला जाएगा वहां पे उसका कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होता रहेगा, और वहां पे एडीए जीन से एमआरएनए बन जाएगा, एमआरएनए से क्या बन जाएगा, एडीए एंजाइम, एडीए एंजाइम से टी लिम्फोसाइट, और हमारे इम्यून सिस्टम फिर से नॉर्मल वर्क करने लगता है। ये तो होता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी कैसे ठीक कर सकते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होता है कि हम बाहर से बनी बनाई एंजाइम दे दे। जो हमारी एंजाइम की यहाँ पे क्या हो रही है, नहीं बन रही है एंजाइम, हमने क्या किया, इंजेक्शन की मदद से बाहर से एंजाइम दे दिया। उससे भी क्या हो जाएगा, जब बाहर से एंजाइम दे देंगे तो हमें टी लिम्फोसाइट ही तो मैच्योर करवाने आए। जब टी लिम्फोसाइट यहाँ पे बाहर से एंजाइम दिया, टी लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मल वर्क करने लगेगा। एक तो मेथड ये हो गया कि हम बाहर से बनी बनाई एंजाइम दे दे। फिर नेक्स्ट आता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, या फिर हम क्या करें, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें, उसको उसके अंदर किसी ऐसे व्यक्ति का, उसके फादर का, मदर का, या फिर उसके फैमिली मेंबर का बोन मैरो लें, उसके अंदर ट्रांसफर कर दें, जिससे बोन मैरो जब हम ट्रांसफर कर देंगे, बोन मैरो क्या होगा, कंटिन्यूअस डिवाइड करता रहेगा, उसके अंदर नॉर्मल एडीए जीन होगा और वहां से एडीए एंजाइम बन जाएगा। एक तो मेथड ये हो गया। लेकिन इस मेथड में क्या होता है कि सबका सेल मैच नहीं कर पाता है, इसमें फेलियर हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक नहीं है। फर्स्ट वाला भी बहुत अच्छा टेक्निक नहीं है। क्यों, हम कितनी बार क्या करेंगे, एंजाइम देंगे, बार बार थोड़ी ना रोज एंजाइम दे सकते हैं। तो ये भी बहुत सक्सेसफुल टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट आता है जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी में हम क्या काम करते हैं कि जैसे एम्ब्रियो में ही पता चल गया कि इस बच्चे को क्या है कि एडीए डिफिशियंसी है, उसको हम क्या करेंगे, उसके सेल के अंदर रेट्रोवायरस की मदद से क्या करवाएंगे, नॉर्मल एडीए जीन को ट्रांसफर करवाएंगे। वो नॉर्मल एडीए जीन क्या करेगा, जाकर उस क्रोमोसोम पे लग जाएगा, और वहां पे जैसे जैसे सेल डिवाइड करती रहेगी उसका भी डिवीजन होता रहेगा, और नॉर्मल फिर से क्या बनने लगेंगे, एडीए एंजाइम बनने लगेंगे। ये तो हो गई जीन थेरेपी की बात। नेक्स्ट हम बात करें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, बीमारियों का पता लगाने के लिए भी क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, पहले जमाने में हम क्या करते थे, यूरिन का टेस्ट करते थे, ब्लड का टेस्ट करते थे, यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस। किसका, सीरम का, या फिर यूरिन एनालिसिस, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या होता था कि जब बीमारी पूरी तरीके से बढ़ जाती थी तभी हम पता लगा पाते थे कि इस पेशेंट को क्या है, ये बीमारी है। अगर क्या है कि आज बीमारी किसी को, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया किसी पेशेंट के अंदर इंटर किया, हम कल उसका सीरम टेस्ट करें या फिर कल उसका यूरिन टेस्ट करें, उसके अंदर क्या होगा, वो बैक्टीरिया या फिर वो वायरस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जब तक उसका एक नंबर सफिशियंट नहीं होगा वो हमारी पकड़ में नहीं आएगा कन्वेंशनल मेथड में। लेकिन इस मेथड में हम क्या काम करते हैं कि अगर हमारे अंदर एक बैक्टीरिया, एक वायरस भी है तो ये हमारे पकड़ में तुरंत आ जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस आर पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूजिंग प्रोब। कुछ ऐसे भी टेक्निक होते हैं जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक हम बात करेंगे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को आज बीमारी हुई, आज उसके अंदर वायरस इंटर किया, उसका हम अगले दिन पता लगा सकते हैं कि हाँ इसके अंदर क्या है, ये वायरस इंटर किया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्रोब का मदद यूज करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम पता लगा सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कन्वेंशनल मेथड में क्या होता था कि हम ये पता नहीं लगा सकते थे कि इसको कौन सी बीमारी हुई है जब तक एक सफिशिएंट नंबर नहीं हो जाता था।
ये तो बात हो गई मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की, कैसे होता है इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने देखा निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट, इसमें हम क्या कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस की मदद से टारगेट जीन को साइलेंस कर देते हैं, जिससे कि उसके अंदर प्रोटीन नहीं बन पाता और जो हमारा निमेटोड होता है वो मर जाता है। फिर हमने देखा था कि मेडिसिन के फील्ड में कौन सा उपयोग होता है, मेडिसिन बनाने के अंदर हम उपयोग करते हैं, जैसे कि वैक्सीन हो गया, एंजाइम हो गया, इंसुलिन एंजाइम के बारे में हमने बात किया था। सबसे पहला इंसुलिन एंजाइम कौन बनाया था, इली लिली कंपनी ने 1983 में बनाया था। फिर हमने बात किया था जीन थेरेपी के, जीन थेरेपी में भी हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल डीएनए को लेते हैं या फिर जीन को लेते हैं और वेक्टर की मदद से, रेट्रोवायरस की मदद से हम पेशेंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि उसका जो जीन होता है वो फिर से डिवाइड करने लगता है और उसके अंदर एंजाइम बन जाते हैं, होता है जीन थेरेपी। नेक्स्ट लेक्चर हम बात करने वाले हैं पीसीआर के बारे में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे, वहां पे प्रोब के बारे में बात करेंगे और वहां पर हम बात करेंगे इथिक्स है। अगर हम इसका उपयोग कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का इतना उपयोग कर रहे हैं तो इसका कुछ इथिक्स होगा, कैसे नहीं कि हम कहीं पे भी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर लें, कुछ भी बनाने लगे, इसका एक इथिक्स होता है कि क्या उपयोग कर सकते हैं, क्या उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, उसकी भी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।